गुड गवर्नेंस डे को लेके है। तो 25 ऑफ दिसंबर, मल्टीपल ओकेजन्स होते हैं इस दिन, जैसे कई जगह पे तुलसी पूजन होता है, कई जगह पे क्रिसमस ट्री लगे हुए थे, क्रिसमस की सेलिब्रेशन चल रही थी, कई जगह पे दंगे भी हो गए उस चीज के पीछे कि धर्म को लेके, तो चलो वहां पे कट्टरता आ जाती है। एंड एक जो इम्पोर्टेंट डे होता है इस दिन, दैट इज 25 ऑफ दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, तो इनके जो बर्थ एनिवर्सरी है उसमें ट्रिब्यूट करने के लिए गुड गवर्नेंस डे की सेलिब्रेशन भी होती है। अब देखो ये जो टॉपिक है ये सबसे इजी भी बोलूंगी मैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं यहाँ पे जो एथिक्स ओरिएंटेड रहेंगी। यूपीएससी वाले कितने हैं जिन्होंने यूपीएससी इंटीग्रेटेड वाला ले रखा है कोर्स? ठीक है, तो आपका तो जीएस पेपर 4 जो होता है वो पूरा एथिक्स ओरिएंटेड होता है। बाकी जो स्टेट वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी, उसी में एथिक्स वाली चीजें ऐड कर दी होती है। मतलब ये टर्म्स आपको सारे ही पेपर्स में देखने को मिलती है। हिमाचल वाले देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके ऊपर अलग से एक सेक्शन बना होता है, पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ ही उसे जोड़ दिया जाता है। अब देखो जब गुड गवर्नेंस डे की बात करी तो अभी बड़े सारे आपने करप्शन रिलेटेड केसेस भी पढ़े, आपने ग्राफ्टिंग रिलेटेड केसेस भी पढ़े। जैसे नंबर 1 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब देखो आपसे आता है ना अगर क्वेश्चन कि क्या चैलेंजेस है आज के टाइम पे कि ये गुड गवर्नेंस हम लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे केस स्टडी आपके पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आ जाएगी। अब देखो इसमें एक डाउट था, वो भी यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जब 2015 में इसे कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई थी? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहां पे लिख देती हूँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब इसके 4 वर्जन आए थे टोटल, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। शुरू में जब ये आया ना, ये पायलट बेस्ड था। पायलट बेस्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके तो आई इसे, पर पैन इंडिया लेवल सभी स्टेट्स के अंदर इसे इंपोज नहीं किया गया था। तो पायलट बेसिस पे था, यानी कि चंक्स में इसे इंप्लीमेंट करा गया, फेजेस में इसे इंप्लीमेंट करा गया। जब इसे स्टार्टिंग में लेके आए थे तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो वो बिल्कुल ठीक लिखा है आपने पहले भी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम की ही तरह ये योजना लाई गई थी। सेंट्रल सेक्टर का मतलब है 100% जो पैसा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे देगी, नंबर 1। अब ये जो दूसरा और तीसरा फेज था, दूसरा आपका चला था 2016 से लेके 2020 तक, फिर कोविड-19 वाला टाइम स्लॉट आता है, 24 तक आपका चलता है 3.0 वर्जन। ये दोनों जब आए ना, ये पायलट बेसिस पे नहीं थे अब, यानी कि इसे पूरे पैन इंडिया लेवल में इंपोज कर दिया गया। 24 लाख पहले टारगेट करे थे लोग, इसके बाद आप देखते हो करोड़ में नंबर चला जाता है कि उन्हें हमने स्किल या फिर रिस्किलिंग प्रोवाइड करनी है। तो ये वाला जो फेज आया ना इसका, ये था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। याद रखना इसके जो बीच के 2 फेजेस आए थे ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थे। सेंटर की तरफ से 75% पैसा गया था और स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से 25% पैसा गया था। वैसे जो 4.0 वर्जन इसका आया, ये दोबारा से कैसा था? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। मतलब सेक्टर मतलब दोबारा से पैसा कौन लगा रही थी? सेंटर लगा रही थी 100%। और ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम था। फ्लैगशिप का मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, एक ही योजना है पर उसमें सेंट्रल सेक्टर, स्पॉन्सर्ड सेक्टर, ये दोनों फेजेस बार बार देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ याद रखिएगा, ये सेक्टर वाला था। बीच के जो 2 आए थे, दूसरा और तीसरा, ये स्पॉन्सर्ड था। कौशल 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 विकास योजना, के फॉर कौशल। अच्छा, कौशल नहीं, वो अलग है। ये योजना वो फार्मर्स ओरिएंटेड है, वहां पे फार्मर से रिलेटेड अपलिफ्टमेंट करी जाती है, रूरल एरियाज के लेके है। फिर विकास नहीं है ना उसमें, सीधा के वाई है उसमें, ठीक है, तो उसको अलग रखो अभी। अब इसमें जब करप्शन के केसेस हुए तो एक एडिटोरियल भी आया था इसके ऊपर कि क्या सच में जो हमारी गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो गुड गवर्नेंस आज के टाइम पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं। वहां पे ये केस स्टडी भी दे रखी थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। और इससे पहले एक और आपने पढ़ी थी, जल जीवन मिशन। यहाँ पे भी ठीक ठाक ग्राफ्ट केस सामने आया था। अब करप्शन और ग्राफ्ट दोनों ही साइमल्टेनियसली वर्ड्स यूज करे जाते हैं। जब ग्राफ्ट वर्ड यूज कर लिया तो याद रखना वहां पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, व्हाइट कॉलर बॉडीज जो होती हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जब आपने देखा था तो यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ये काम दिए गए थे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का ये प्रोजेक्ट था, योजना थी। कौन इंप्लीमेंट कर रहा था इसे? एनएसटीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस। उनसे जब आरटीआई के तहत पूछा गया था
कि कौन कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है या कौन कौन ऐसी बॉडीज हैं जिन्होंने आपको बोला है कि हम भी आपको हेल्प आउट करेंगे, तो देखा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, या तो फिर डॉक्यूमेंट्स पे ही है, बिल्डिंग पूरी खाली पड़ रखी है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी ये करप्शन ओरिएंटेड थी, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट बॉडीज भी इन्वॉल्व थी जिनको ये काम दिया गया था कि आपने स्किल अपग्रेडेशन में काम करना है, उनसे जो ये प्राइवेट सेक्टर की जब बात आई तो इसी वजह से करप्शन वर्ड पहले यूज करा जा रहा था। ग्राफ्ट आप तब यूज कर लेते हो जब एक्चुअल में जो गवर्नमेंट के अंडर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम कर रही है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व तो इसमें भी है, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। ईमेल्स का आपने देखा था कि ईमेल्स के जरिए वेरिफिकेशंस आएंगी, 1581 ईमेल्स थी टोटल। सोचो करोड़ में लोगों का नंबर जा रहा है, ईमेल्स हजारों में ही है। उसके अलावा 171 ने रिस्पॉन्स करा था, उसमें से भी 131 जो रिस्पॉन्सेस थे वो एक ही मेल आईडी से हो रखे थे। तो यहां से क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि क्या सच में हम गुड गवर्नेंस की तरफ प्रोसीड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो केस स्टडी आपको बढ़िया मिल गई यहाँ से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाली। तो कभी भी ऐसे गुड गवर्नेंस के ऊपर आता है कि आजकल जो 2025 तो नहीं देंगे, पर रिसेंट वर्ड उन्होंने यूज करा होगा कि आप बड़े सारे केसेस सुनते हो विद रिस्पेक्ट टू गुड गवर्नेंस। तो क्या सच में हम उसमें लीड कर रहे हैं या नहीं? तो लीड कर रहे हैं या नहीं, लीड भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, दोनों ही आएंगे, न्यूट्रल आंसर आपका इसका बनता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, बेशक इजी लगेगा आपको। तो सबसे पहले तो 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे की तरह सेलिब्रेट करा जाता है ताकि ट्रिब्यूट करा जा सके जो बर्थ एनिवर्सरी होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी, सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रदेश रहना चाहिए। तो मतलब उनका जो मेन फोकस था कहीं नहीं। और इवन जब ऑपोजिशन के पास कोई एलीट नहीं होता था फॉरेन अफेयर्स को टैकल डाउन करने के लिए, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुला लिया करते थे। तो एक रिनाउंड एग्जाम्पल है गुड गवर्नेंस की फील्ड में। तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी, जैसे आरटीआई का आप केस पढ़ते हो कि जो सरकार है कोई भी स्कीम लेके आई, कोई भी योजना लेके आई, अगर जनता उनसे सवाल पूछती है तो उन्हें आंसर करना पड़ेगा, अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। आगे लिखा ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी में आपने आंसर करा, मतलब बेसिकली जो गवर्नमेंट से पीपल ने पूछा, जो पब्लिक ने पूछा। उसके बाद आती है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होती है? पारे में से आपको सामने सब दिख जाता है ना, पॉलीथीन जो होता है आपके पास। तो मतलब जो बताओगे इन्फॉर्मेशन वो ऑथेंटिक भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पर आपने आरटीआई वाला एक आर्टिकल किया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, उसमें बोल दिया कि नहीं आजकल सब कुछ ही किस दायरे में आ रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पहले क्या होता था, 90:10 का ही रेशो था, आज भी 90:10 का ही रेशो है। जब ये एक्ट आई थी तो 10% केसेस ऐसे होते थे जब सरकारें मना कर दिया करती थी कि ये वाली इंफॉर्मेशन हम पब्लिक डोमेन में नहीं दे सकते। अब कल को बोले कोई कि रॉ को कितना पैसा दिया आपने, सरकार थोड़ी उसका आंसर करेगी, उससे तो पूरी की पूरी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी सब कुछ ही हर्ट कर जाएगा। डिफेंस से रिलेटेड, अब देखो डिफेंस, कई बोलते हैं कि हमें एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए। अरे वो पब्लिक डोमेन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो पब्लिक का हक है कि आप जानो इस इंफॉर्मेशन को। पर बैकएंड पे क्या स्टोरी चल रही है जिससे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन कर सकती है, वो थोड़ी बताएंगे उस बारे में। पर अब क्या हुआ है, ये जो 90:10 का रेशो है, अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो योजना थी ये लाई गई है पब्लिक की अपलिफ्टमेंट के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एक कॉफिशिएंट आप इकोनॉमी में अभी करोगे जिसको बोलते हैं गिनी कॉफिशिएंट, सुन रखा है ना आपने इसके बारे में, 0 और 1 की वैल्यू पड़ी थी, और इनइक्वालिटी के ग्राफ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा आप 0 की तरफ आते हो उतनी ज्यादा इक्वालिटी है, और जैसे जैसे आप 1 की तरफ बढ़ते हो तो उतनी ही ज्यादा इनइक्वालिटी आती है। तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा थी। तभी तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम लेके आए 2015 में कि नहीं हमें स्किल करना पड़ेगा, जिनके पास स्किल ऑलरेडी अवेलेबल है, भूल गए थे, रीस्किल करनी पड़ेगी, जिनके पास स्किल ऑलरेडी अवेलेबल है उनमें और वैल्यू एडिशन करवानी है, अपस्किलिंग करनी पड़ेगी। पर उसमें था कि स्टाइपेंड देना पड़ेगा 500 रुपए का, स्टाइपेंड था ना कि आप आइए बेसिक कोर्स लीजिए, एडवांस कोर्स लीजिए, 500 रुपया आपको देंगे एनकरेज करने के लिए, ताकि आप और ज्यादा कोर्सेज में अपना जो इंटरेस्ट है उसको शो करें। पर वो कई बेनिफिशियरी ऐसे देखे गए 27 लाख से लेके 16 लाख, ये जो बीच का मार्जिन बच गया ये पैसा गया ही नहीं था। तो मतलब ये सारी डिस्क्रिपेंसीज ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं बाद में? गवर्नेंस को। बेशक हो सकता है कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन थे पैसा कमाने के लिए उन्होंने फर्जी अपने डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए, पर अथॉरिटीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि आप सर्वे कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे कंडक्ट करो। तो अगर अब मेजर चैलेंज आपसे पूछ लिया जाए कि मेजर्स क्या क्या हैं, चैलेंज
क्या क्या है, तो चैलेंज में बता देना है। केस स्टडी के साथ आप सारी एस्पेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पे देखा, जब एनएसडीसी से क्वेश्चन पूछे गए उन्होंने आंसर नहीं दिया। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे आगे वहां पे। और प्लस हम फोकस क्या करके चल रहे हैं, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ऊपर से हमें विकसित भारत भी बनना है 47 तक। तो इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज जिनकी सेशन के अंदर तारीफ भी करी जाती है, तो एक नेगेटिव नोशन ये पीछे छोड़ के जाता है। मेजर्स क्या आएंगे, तो जो आप प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हो वही चीजें ठीक करनी होती है, मेजर्स के अंदर वही लिखना है। आज के टाइम पे बड़े सारे डिजिटल पोर्टल्स आ चुके हैं, उमंग पोर्टल है, भारत नेट है, ताकि जितनी भी फाइनेंशियल लिटरेसी है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। डीबीटी आप पढ़ते हो, अब जब डीबीटी की मैंने बात करी, क्या था डीबीटी? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब एक जो बेनिफिशियरी है डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। तो डीबीटी, उसके भी प्रोज है, उसके भी कॉन्स है। प्रोज कहां पे आएंगे, जब तो एक्चुअल में जो बेनिफिशियरी था उसके अकाउंट में पैसा गया, पर जहां पे इंटरमीडिएटरी आ गया तो वहां पे आप देखोगे कॉन्स भी निकल के आएंगे। उसने पहले पैसा ले लिया, शायद वो 6,000 रुपया उस पर्सन को आना था, पर इंटरमीडिएटरी बोला कि मैंने आपको काम दिलवाया था, अब वो 6,000 की जगह शायद उसे 4,000 ही जाए, और जो बाकी गया वो उसकी जेब में चला गया। तो कॉन्स तो हर जगह पे आएंगे। अब वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। आइडिया लग गया ना गुड गवर्नेंस से रिलेटेड। तो जितनी भी आपकी योजनाएं, स्कीम, मिशन, इनिशिएटिव आते हैं, कैंपेन्स आती हैं, हर जगह पे गवर्नेंस रिक्वायर्ड है। अब गवर्नेंस अलग होती है, गुड गवर्नेंस अलग होती है। ये आ गया डेफिनेशन। आपसे पेपर में सवाल आता है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ठीक, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दोनों ही डिफरेंट होती है। ऑनेस्टी क्या होती है? ऑनेस्टी जो होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे को दिखाने के लिए दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, रेड लाइट वाला। अब 7 बजे सुबह देखोगे तो अभी फ्लक्चुएट कर रही होती हैं लाइट्स, फिर 7:15 के आसपास एक्टिव हो जाती हैं लाइट्स, क्योंकि अब ट्रैफिक बढ़ने लगता है। तो होता क्या है, कई बार पूरे रोड खाली पड़े होते हैं, चारों डायरेक्शन से कोई व्हीकल नहीं आ रहा, सिर्फ आप ही आ रहे थे, पर आपने देखा सामने रेड लाइट है। पर एक और कंडीशन थी कि रोड पूरा का पूरा खाली था, जो आगे पीछे आप देख रहे थे। आपने बोला यार कोई नहीं देख रहा, निकल जाता हूँ। तो वहां पे आपने क्या देखा कि कोई नहीं था साइड में, कोई आपको देख भी नहीं रहा, तो आपने जंप कर दी वो रेड लाइट। पर शायद जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है उस टाइम पे आपने वो रेड लाइट जंप नहीं करी, क्योंकि दूसरा जो ट्रैफिक था वो वहां से निकल रहा था। तो उस टाइम आपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करा। तो मतलब जब आपको कोई देख रहा है तब आप उतनी ज्यादा ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो ऑनेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। पर रेड लाइट थी, रोड पूरे खाली पड़े हुए थे, आपने फिर भी रोड को क्रॉस नहीं किया, जंप नहीं करी वो लाइट, दैट इज इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी मतलब जब कोई आपको देख भी नहीं रहा होता उस टाइम पे भी आप ऑनेस्ट ही रहते हो। ऑनेस्टी मतलब शायद आप सच बोलते हो, झूठ बहुत कम बोलते हो, वो जो कम वाला फैक्टर आ गया, दैट इज कंसीडर्ड अंडर ऑनेस्टी। अब जैसे आज के टाइम पे आप इंटीग्रिटी वाले जो लोग हैं उनको बहुत कम देखोगे, पर ऑनेस्टी शायद लोगों में ज्यादा मिलेगी। इंटीग्रिटी आ गया पूरा, मतलब बोलना ही नहीं है झूठ, वो वाली कैटेगरी आ गई। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला किसी का, मैंने यहाँ पे ज्योतिष के दायरे में आपका हाथ देख लिया, हाथ देखा तो मैंने बोला बड़ी लंबी उम्र है, और आप खुश हो गए। अब बड़ी लंबी उम्र, ये तो मैंने आपको सुनाया, ठीक। मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती थी कि जितना भी तुम्हारा एज ग्रुप है वो सब मरते हुए सबको देखोगे तुम, लंबी उम्र का ये भी तो मतलब है। ठीक है, वो तरीका उल्टा था, पर बात मैंने सच्ची बोली है ना, वो चीज आ गई वहां पे। लंबी उम्र बोल के आप सारे खुश हो गए, वहीं पे मैंने ऐसे बोला था कि सबको आप मरते हुए देखोगे, वो नेगेटिव अप्रोच आ गई, वो कम्युनिकेशन का पार्ट आ गया। बोली सेम ही बात है पर तरीके से बोली, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खैर एथिक्स में करोगे। अभी हम चलते हैं गुड गवर्नेंस की तरफ। अब बोला गया कि इंडिया ने प्रोग्रेस भी की है पर बड़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज भी सामने आई। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल गवर्नेंस में हमने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले। देन परफॉर्मेंस इंडाइसिस, आपने की परफॉर्मर इंडिकेटर्स के बारे में देखा था कि किन पैरामीटर्स के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि हमारी कंट्री ग्रो कर रही है या नहीं, तो दैट इज परफॉर्मेंस इंडाइसिस। उसके बाद सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी, वो बार बार आप एडवर्टाइजमेंट में भी सुनते हो कि डबल इंजन की सरकार है, जो लोगों को एक्चुअल में चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने एक और टर्म सुनी होगी यहाँ पे, अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब क्या होता है? नहीं, राशन छोड़ो, अंत्योदय क्या है, ये क्या है? जैसे आपने बोला कि हमने रूरल एरियाज को भी फोकस करना है, आपने बोला वो जो लास्ट व्यक्ति है जो शायद कनेक्टिविटी जिसे प्रोवाइड नहीं हो पाई थी, उस इंसान को भी हमने टारगेट करना है।
पुअर तो है ही, वो गरीबी से तो सफर कर ही रहा है, प्लस उसके ऊपर आज तक किसी ने फोकस नहीं किया, तो उन तक हमने पहुंचना है। अंत्योदय से रिलेटेड बड़ी सारी स्कीम आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे भी सुनते हो। तो मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो एक गवर्नेंस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। उसके बाद चैलेंजेस भी बड़े सारे रहे, ग्रोथ भी चल रही है, चैलेंज भी आएंगे। जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हो पर बीच में आपका ऐसे ड्रॉप भी आएगा कि क्या ही पढ़ना है, छोड़ो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो चैलेंजेस वैसे गवर्नेंस में भी आएंगे। करप्शन की प्रॉब्लम है, जुडिशियल डिलेस की प्रॉब्लम है। अभी जब पटियाला में जो डिग्रीज थी वो प्रोवाइड करी जा रही थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट भी बोली कि हमें ना केस बिल्डिंग पे काम नहीं करना है, नेशन बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। कई बार होता है ये केस को खींचा जाता है लंबा लंबा, क्यों? क्योंकि अर्निंग चली रहती है बैकएंड पे, तो वो चीज ना हो। हमें नेशन बिल्डिंग के ऊपर अगर काम करना है तो केसेस और जल्दी सॉल्व करने पड़ेंगे। इसके अलावा सिटीजन की डीपर पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। एथिकल लीडरशिप आज के टाइम पे आपको आती है। मणिपुर का जब आप इश्यू पढ़ते थे, एथिक्स के बेसिस पे हम उसे नोट डाउन करते थे, पर जहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट भी आप देख रहे हो। मणिपुर में कौन से दो ग्रुप्स देखे थे? कुकीज एंड मेथीज। तो वहां पे भी आपने देखा था, जब मेथीज आगे आ रहे हैं तो कुकीज कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी लीड कर रहे हैं। बेशक एथनिसिटी की रिप्रेजेंटेशन है गवर्नेंस के अंदर, पर जो सप्रेस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर रहे हैं। अब आती है डेफिनेशन, जो आप अपने पेपर में यूज कर सकते हो। यूएन, यूनाइटेड नेशन, एस्केप, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल एंड सी फॉर कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इन्होंने गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस दोनों को डिफाइन करा। गवर्नेंस को इन्होंने बोला कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपके पास पावर होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में कुछ चीजों को आप इंप्लीमेंट करोगे, कुछ को नहीं भी करोगे, सारी चीजें थोड़ी स्कीम के अंदर इंप्लीमेंट हो जाती हैं। तो ये गवर्नेंस के ऊपर इन्होंने डेफिनेशन दी। पर इन्होंने बोला कि जब वर्ड लग जाता है गुड गवर्नेंस, तो वो उसकी डेफिनेशन चेंज कर जाती है। डिसीजन मेकिंग तो यहां पे भी होगी, पर कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके बेसिस पे इफेक्टिव, फेयर एंड अकाउंटेबल तरीके से उसकी इंप्लीमेंटेशन करी जाएगी। जो पार्ट इंप्लीमेंट नहीं भी हुआ, उसकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक को भी इंश्योर करी जाएगी कि सरकार से अगर जो जनता है वो सवाल पूछ रही है, तो गुड गवर्नेंस बोलता है कि डिसीजन मेकिंग यहां पे भी है, कुछ चीजें आपने इंप्लीमेंट करी, कुछ चीजें इंप्लीमेंट नहीं करी, पर फेयर, इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल तरीके से उसे आगे दिखाइए। डन। तो ये दोनों डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, ऊपर ये वर्ड नहीं यूज करे, जबकि ये होने चाहिए थे, पर आज के पैरामीटर में हम अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो यूएन एस्केप की ये डेफिनेशन है, इसको आप अकॉर्डिंग टू यूएन एस्केप करके ही लिखोगे। तो गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में। ऊपर लेमन दे दिया, डिसीजन मेकिंग करनी है, कुछ चीजें आप स्कीम में से इंप्लीमेंट करोगे, कुछ शायद नहीं करोगे। यहाँ पे बोला कि ठीक है, आप इंप्लीमेंट भी करो, कुछ चीजें नहीं भी इंप्लीमेंट होंगी, पर उसमें ट्रांसपेरेंसी रखो, अकाउंटेबिलिटी रखो, फेयर नेचर में उसे आगे प्रोसीड करो। तो ये चीज भी यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर पार्ट है, जुडिशरी है, सिविल सोसाइटी है, प्राइवेट सेक्टर है, मीडिया है, और भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एक्टर हैं जो हमारी मशीनरी को चलाए रखें। देखो, सरकार की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी जिले का एसडीएम है या जो भी आईएएस ऑफिसर्स हैं वो ही सारे काम करें, पर जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो भी हेल्प लेते हैं फर्दर। मैंने आपको बोला था बायोटेक से रिलेटेड कहीं पे डंपिंग साइट बढ़ चुकी है, वो बुलाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस से, वो बुलाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से लोगों को कि क्या क्या अपग्रेडेशन करी आपने रिसर्च के अंदर, कैसे इस वेस्ट मटेरियल को हम जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वहां पे हेल्प ली जाती है, पर सरकार आपको ही बोल के जाएगी कि इस काम को निपटाइए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन बोले अब मोदी जी थोड़ी लगाएंगे, बेशक उन्होंने ग्रीन कारपेट पे कूड़ा डलवा के सफाई करी थी थोड़े टाइम पीरियड के लिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके घरों में आके भी वही सफाई करेंगे। तो मतलब सिविल पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो सारे यहाँ पे सफाई करेंगे। और जुडिशरी, एक बात हमने देखी थी आर्टिकल नंबर 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें क्या बोला, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट रखो। पर जब बात आती है कोऑपरेशन की, तो बोला जाता है ना कि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस ले सकते हैं, बाइंडिंग नहीं है। सेम चीज बोला गया प्रेसिडेंट को कि आप भी एडवाइस दे सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, पर बाइंडिंग नहीं है। मतलब ये कोऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे थोपने वाली कोई भी बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की भी इज्जत कर रहे हैं। उसके अलावा बड़े सारे एनजीओ होते हैं, बड़े सारे एक्टिविस्ट ग्रुप होते हैं। आपने व्लॉग्स वगैरह भी देखे होंगे लोगों के कि ये जो नदी थी बड़ी गंदी हो रखी थी, एक टीम आती है आगे पूरी सफाई करती है, वो बोलते भी हैं आपको कि कंट्रीब्यूट करिए। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल एक्टर्स हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, पैसे की दिक्कत रहती है, तो वो कोई ना कोई डोनेट करता है वहां पे। मतलब हर एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब गुड गवर्नेंस की बात आती है। सरकार स्कीम लेके आएगी, आपको सवाल पूछना पड़ेगा। अभी आरटीआई के अंदर बड़ी सारी डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, खैर, पर सवाल पूछना बनता है जो हमारी जनता है। तो गवर्नेंस प्लस ट्रांसपेरेंसी प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस रूल ऑफ लॉ, यही लीड करते हैं गुड गवर्नेंस को।
गवर्नेंस आई थिंक यहाँ पे क्लियर, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन, नॉट इम्प्लीमेंटेशन, उनके ऊपर आपने फोकस किया। ट्रांसपेरेंसी आ गई, ट्रांसपेरेंट रहना है, जो है उसको वैसे ही दिखाइए, अनटिल और अनलेस वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं कर रहा है। देन अकाउंटेबिलिटी, आंसर आपको करना पड़ेगा। रूल ऑफ लॉ, हाँ जी, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं आएगा, ठीक। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था? नो, वो प्रोसीजर है एस्टेब्लिश बाय लॉ। वेरी गुड, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल के अंदर पढ़ते हो? आर्टिकल नंबर 14, एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है वहां पे, वो किससे लिया था? हाँ, एक रूल ऑफ लॉ है, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक होता है, वो अलग है वासु, नहीं, रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों डिफरेंट है, मीनिंग भी दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ क्या बोल रहा है कि सारे सब्जेक्ट होंगे, लॉ के अंडर है सभी। और इवन यहाँ पे बोला गया कि बेशक प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को हमने कुछ पावर्स दी हैं, वो स्पेशल पावर्स है, जब तक उनका टेन्योर चलेगा वो अपना काम ठीक से कर सकें, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, उसको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि स्टेट के अंदर क्या चीजें चल रही है। वैसे प्रेसिडेंट हेड होते हैं, तो कल को आप प्रेसिडेंट के ऊपर कोई केस चला देते हो, अनटिल और अनलेस बहुत ही ज्यादा ग्रीवियस काम उन्होंने ना किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट किया हो, तब तो चलेगा, फिर तो वो सीट से ही हट जाएंगे। इन शॉर्ट, इंपीचमेंट चल पड़ेगी, बढ़िया सहमति भी आ जाएगी, स्पेशल मेजोरिटी भी आ जाएगी और आपकी सिंपल मेजोरिटी भी आ जाएगी, वो इजीली निकल जाएगा जब उन्होंने एक्चुअल में बहुत ही बड़ा कलेश कर दिया। फॉर एग्जांपल, इंफॉर्मेशन फॉरेन कंट्रीज में प्रोवाइड कर दी, कोई बहुत ही हीनियस क्राइम, आज मैंने वर्ड यूज कर लिया हीनियस क्राइम, जिसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए तो उसको चेक करा जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ बोलते हैं उनको स्पेशल पावर्स दी हैं, वो लॉ के अबव नहीं है, मतलब लॉ के ऊपर कोई नहीं है। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था, आर्टिकल नंबर 14 में आता है। तो ये सारे ही फैक्टर्स आपकी गुड गवर्नेंस को लीड करते हैं। उसके अलावा कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? अब देखो, एक डेफिनेशन आपने यूएन एस्केप की पढ़ी, जो एशिया एंड पैसिफिक का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन बन रखा है यूनाइटेड नेशन का, वैसे ही ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने बड़े सारे फैक्टर्स बताए जो गुड गवर्नेंस में लीड करते हैं। नंबर 1, पार्टिसिपेशन। लग गया ना पता, पब्लिक की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ना सिर्फ ऐसे कि एलीट जो लोग हैं जो पढ़ लिख गए हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन की भी होनी चाहिए। वहीं से एक वर्ड भी आता है पिटीशन। कई बार क्या होता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होता है हमारा, वल्नरेबल सेक्शन होता है, जो कहीं ना कहीं पिछड़ गया, वो अपनी आवाज नहीं रख पाते आगे, फिर आते हैं जर्नलिज्म वाले, या फिर जो अपने सर्विस कंडक्ट करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट आ जाते हैं, जो ट्राइबल्स की बातें आगे रखते हैं जाके, तो वो पिटीशंस डालते हैं। मतलब एक ही बंदा जाएगा आगे, पर सभी के बिहाफ पे वही बोल देगा वहां पे, तो पिटीशंस आती हैं। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, फेयर इम्पार्शियल लॉज जो इन्फोर्स करे जाते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा, जुडिशरी के काम में कोई भी इंटरवीन नहीं करता है, तो इस वजह से इसको लिखा। ट्रांसपेरेंसी, फ्री एंड एक्सेसिबल फ्लो रहना चाहिए इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन जैसे पूछी है जो उसके अंदर लिखा है उसी को रिप्रेजेंट करो। देन रिस्पॉन्सिवनेस, अब क्वेश्चन आपसे किया गया है, आपको टाइम से उसकी आंसरेबिलिटी भी होनी चाहिए, डिलीवरी करनी पड़ेगी उस इंफॉर्मेशन की। आफ्टर दैट कंसेंसस ओरिएंटेड, यस, कंसेंसस जब वर्ड आया तो मीडिएशन की भी बात साथ में ही आएगी। कंसेंसस वैसे इनडायरेक्टली सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, हाँ, जनगणना टाइप आ गया, सेंसस आ गया, कंसेंसस जब आ जाता है, वोटिंग आ जाती है कि कितने लोग बोलते हैं कि ये जो स्कीम लेके आए थे ये अच्छी आई थी नहीं आई थी, सर्वे कंडक्ट होंगे, फिर आपको परसेंटेज बता दी जाती है कि 75% लोग इसको डिसफेवर कर रहे थे और 25% इसके फेवर में थे, तो कंसेंसस करा जाता है। आफ्टर दैट इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इक्विटी की बात आ गई, आपने रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी, उसमें भी क्रीमी लेयर डेवलप कर दी। अब बोला कि उन सेक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जो अभी भी सप्रेस रह गए, क्योंकि जब रिजर्वेशन बनी ना, SC ST OBC आए, इनके अंदर फर्दर सब क्लासेस बन गई, उनमें भी ऐसी ही कैटेगराइजेशन हो चुकी है। तभी तो बोला गया था कि ये जो क्रीमी लेयर्स हैं उनके ऊपर चेक करा जाए, जिनके पूरी की पूरी फैमिलीज में जनरेशन ऑफ जनरेशन, 4 जनरेशन हमने देखी थी, 25 तक अगर देखेंगे तो उसमें सारे ऑफिसर्स रैंक पे थे, तो अब स्क्रूटिनी हो प्रॉपर, और जो एक्चुअल में वल्नरेबल सेक्शन रह गया था उसे अब फोकस करा जाए। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी पे फोकस करने की बात करी। देन अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे सारे सेक्टर्स आएंगे, गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट बॉडी उसमें इन्वॉल्व थी, प्राइवेट बॉडी आ जाएगी, सिविल सोसाइटी, लोग भी अकाउंटेबल होते हैं। अगर आपने सवाल ही नहीं कर रहे हैं उनसे, तो फिर आपका ये भी हक नहीं बनता कि बाद में अगर कोई ऐसा केस सामने आता है कि इसमें करप्शन का केस था, ग्राफ्टिंग का केस था, तो सवाल पूछना जरूरी होता है। उसके बाद सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस अब आपको आई थिंक पता लग गया कि सभी को इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड करी जा सके, और जो पैसा है जो पब्लिक से ही लिया गया है वो सही जगह पे यूटिलाइज हो। उसके बाद एथिकल गवर्नेंस, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आएगा, आई थिंक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जब कोई देख नहीं रहा होता तो आप
चल जाते हो आगे। और इंटीग्रिटी में आता है जब कोई देख भी नहीं रहा तब भी आप ऑनेस्टी रहते हो। प्रॉबिटी आ जाती है, प्रॉबिटी के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, यहाँ पे ऑनेस्टी भी आती है, इंटीग्रिटी भी आती है, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स भी आते हैं। कई बार बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि कई बार झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, शायद इसलिए वो आउटरेज इमर्ज ना करे। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑनेस्टी भी लिखी है, इंटीग्रिटी भी लिखी है और मॉरल प्रिंसिपल भी इंक्लूड करे कि झूठ ऐसा भी नहीं बोलना है कि बाद में अगर पता चले तो उससे बड़ी ही ज्यादा आउटरेज इमर्ज कर जाए, तो वैसा भी झूठ नहीं होना चाहिए। तो मॉरल प्रिंसिपल्स को भी याद रखना है उस टाइम पे। देन आती है अब इंडिया कैसे गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है। चलो, डिजिटल एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, कि कैसे गवर्नमेंट ने जो गुड गवर्नेंस है उसको प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लिए। आपको उमंग पोर्टल मिल जाएगा, देन उसके बाद डिजी लॉकर्स मिलेंगे जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखते हो। GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस, देखा था ना आपने, ट्राइबल्स को कनेक्ट किया था पूरे वर्ल्ड के साथ, पर इंटरमीडिएटरी कौन था वहां पे? गवर्नमेंट। उन्होंने पोर्टल बना दिया, जो वहां के लोग हैं उनको बोला आप अपनी प्रोडक्ट्स को बनाओ, हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे उसे पॉपुलर करवाएंगे। तभी तो GI टैग्स भी दिए जाते हैं इंडिया के अंदर। रीजन क्या था? यही था कि आप प्रोडक्ट को अपना बताओ, हम उसको और ज्यादा पॉपुलर करवाएंगे। उसके बाद आता है ई ऑफिस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे से जो चलते हैं। आपने देखा होगा जब कोविड-19 आया था तो बड़ी सारी मीटिंग्स जो थी वो ऑनलाइन ही चल रही थी। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो सरकार ने लिए हैं कि हम ई गवर्नेंस को प्रोवाइड कर सकें। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए, अब देखो यहाँ पे लिख तो दिया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, पर आपने इसको पढ़ रखा है अब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा ब्रॉडन कर दिया। जो ही सवाल पूछा हर चीज में बोल दिया जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो वैसा तो नहीं चल सकता ना, बट यहाँ पे लिखा है। उसके बाद सिटीजन चार्टर, अभी आपने स्टार्टिंग में देखा कि जितनी भी स्कीम्स लेके आए वो सिटीजन सेंट्रिक थी, मतलब एक्चुअल में क्या हमारे सिटीजन को चाहिए उन पे फोकस करा। तो सिटीजन चार्टर के अंदर वही चीजें फोकस करी जाती हैं जो सिटीजन सेंट्रिक होती हैं। मेंस के पेपर में आता भी है इसका, गवर्नेंस में पढ़ते हो आप, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देन सोशल ऑडिट्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे पहले रह गया ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब प्रॉब्लम्स क्या आ रही है लोगों को, हाँ, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है किसी पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड, अब पोर्टल्स बना दिए गए हैं कि आप अपनी जो भी क्वेरी है इसके ऊपर लिखो। देन उसके बाद सोशल ऑडिट्स, सोशल ऑडिट इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि पैसा उसमें लगा होता है। अब ये पैसा एक्चुअल में यूज हुआ नहीं हुआ वो इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि जो इंस्पेक्शंस होती हैं, स्पेशली जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है, कौन उसका ऑडिट करेगा? कैग। वेरी गुड। देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन से आर्टिकल में? 148। पैसा जहां से निकला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कहां पे? 266। और बोला कि सोशल ऑडिट करना जरूरी होता है, इंस्पेक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आर्टिकल्स भी याद रखना। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक मिनिस्ट्री आपने सुनी होगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड, सुनिए ये कभी? चलो आज सुन लोगे मिनिस्ट्री के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, लग गया इसका मोटो पता? नंबर 1 पर्सोनल, कहीं ना कहीं नहीं, PERSONNEL, यस। उसके बाद आया आपका सेकेंड, दैट इज पब्लिक ग्रीवेंसेस, कोई भी प्रॉब्लम पब्लिक फेस कर रही है, एंड पेंशंस। लग गया ना आइडिया? तो ये मिनिस्ट्री है। अब इनका एक डिपार्टमेंट है जो काफी एक्टिव रहता है, दैट इज DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, IS हो गया, IFS हो गया, IPS हो गए, उनके ऊपर कोई भी रिफॉर्म्स करने होते हैं तब भी यही वाली बॉडी एक्टिव होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी रिफॉर्म्स अगर रिक्वायर्ड है। आफ्टर दैट पब्लिक ग्रीवेंसेस, पब्लिक अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उससे रिलेटेड सारी चीजें यही देखते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने एक सेंटर बना रखा है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। इसका पर्पस यहीं से क्लियर हो रहा है कि पैन इंडिया लेवल पे सेंटर ने एक गुड गवर्नेंस कैसे आप लीड कर सकते हो उसके ऊपर पोर्टल बना रखा है। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। मिनिस्ट्री कौन सी आ गई? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो ये मिनिस्ट्री आ जाएगी इसकी। उसके अलावा एक इंडेक्स भी आता है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसमें क्या किया, अब इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं और यूटीज कितनी है? 8, ठीक है, ये हो गया 28 एंड 8। उसके बाद गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या बोलते हैं कि अगर अच्छे से हमें सारी स्टेट्स के ऊपर चेक रखना है ना, तो उसके लिए हमें पार्ट्स बनाने पड़ेंगे स्टेट में। याद करो 1947 जब बोलते थे पार्ट ए स्टेट, बी, सी एंड डी स्टेट, वैसे ही गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भी क्या किया, ABCD पार्ट्स बना दिए कि ताकि कंपटीशन इमर्ज करवाया जा सके विद इन द स्टेट। जो भी स्टेट्स हैं दूसरी स्टेट को दिखाए। इंदौर को बार बार किस चीज का अवार्ड मिलता है? क्लीनेस्ट सिटी का। अब ये
जब 6 बार कॉन्टिन्यूटी में अगर आप देखोगे तो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड गया है टू इंदौर। इंदौर से इंस्पायर होके लखनऊ ने बोला हम भी सफाई करेंगे। लखनऊ की आपने केस स्टडी भी देखी, डंपिंग साइट को पूरा इंप्रूव करके उसका एक पार्क वहां पे डेवलप कर दिया। केरला में आपने देखा इंस्पायर होके उन्होंने तो अपना जो कैंपेन था उसी से जीत के आए थे, क्योंकि जहां पे भी डंपिंग साइट होती है, इवन आज के न्यूज़पेपर में भी आप देखोगे तो दिल्ली का एक एरिया है जहां पे टॉक्सिक गैसेस बहुत ज्यादा निकलती आ रही हैं एक डंपिंग साइट से। तो उन्होंने कैंपेन में ये यूज कर लिया था कि जितनी भी डंपिंग साइट है ये वाली इस एरिया के अंदर बनी हुई, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ये हुआ गवर्नेंस का एग्जाम्पल। प्लस जो आपने कैंपेन में बेशक उस चीज को यूज करा, क्योंकि हर कोई भी स्टेट देख लो सारे ही सफर कर रहे हैं आज के टाइम पे। गंदी बदबू में कौन ही रहना पसंद करेगा। इधर कभी सीवेज लीक कर जाता है सड़क वगैरह में तो कितनी गंदी स्मेल आती है। जो लोग वहां पे रहते हैं उनको आप बोल दोगे कि अगली बार अगर हम आते हैं तो हम इस एरिया को साफ करवा देंगे, वो क्यों नहीं आपको वोट डालेगा। पर उन्होंने करवाया, एक्टिव रोल वहां पे प्ले करा। एक्चुअल में वो जो डंपिंग साइट थी उसको पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया गवर्नेंस का एग्जाम्पल। कैंपेन भी आ गई, पॉलिटिकल भी आ गया, पर गवर्नेंस भी आ गई, दोनों चीजें वहां पे आ गई। एक जैसे मिशन कर्मयोगी चला रखा है, वैसे ही इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल्स हैं, उनके ऊपर फोकस करा है ताकि जो स्किल अपग्रेडेशन है वो सिविल सर्वेंट्स में भी करी जा सके। अब जब सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं जा रही थी टुवर्ड डिजिटलाइजेशन, अभी भी सिविल सर्वेंट्स जो थे वो पेपर्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो तो गवर्नमेंट को ही वहां पे इनिशिएटिव लेना पड़ना था, क्योंकि आप सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज नहीं दिखा सकते। तो पोर्टल्स बनाए गए कि आप भी स्किल अपलिफ्टमेंट करिए। तो आज के टाइम पे वो देखेंगे। रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण के लिए लेके आए थे कि लास्ट पर्सन जो होगा, जो वल्नरेबल एरियाज में अवेलेबल है, उसको जो भी स्कीम्स नहीं रिसीव हो पाई थी उनको भी प्रोवाइड करना है। आफ्टर दैट लखपति दीदी इनिशिएटिव, लखपति दीदी इनिशिएटिव में फाइनेंशियल लिटरेसी ऐड कर दी गई। डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं वो फीमेल्स को उसके बारे में सिखाया गया। तो ये सारे इनिशिएटिव लिए गए रूरल डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना आ गया। जी लिखा है मतलब ग्रामीण एरियाज, जिनके पास अपना हाउस होल्ड नहीं था उनको यहाँ पे घर प्रोवाइड करेंगे। कनेक्टिविटी, ग्रामीण सड़क योजना। कनेक्टिविटी देखो, चंबा का मैंने आपको बताया था, एक विलेज था वहां पे छोटा सा, तो जब इलेक्शन होने थे तो वहां पे मशीन्स आ जाती हैं। उन्होंने डिनाई कर दिया कि हमने वोट नहीं डालना है कि आज तक यहाँ पे सड़क तो बनी नहीं। तो सड़क नहीं बनी, कनेक्टिविटी नहीं बनी उनकी बाकी की जो स्टेट्स हैं ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बोला हम वोट ही नहीं डालेंगे। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम, मतलब ये नहीं था कि इसकी वजह से ये स्कीम लेके आए, पर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करी जा रही है कि कनेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ 2 बॉडीज, DDU दैट इज दीनदयाल उपाध्याय योजना करके आई थी। अब यहाँ पे ग्रामीण कौशल योजना थी ये, कि जो ग्राम है, विलेजेस हैं, उनको हमने अपलिफ्ट करना है। और इनका एक छोटा सा प्रोग्राम भी आया था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। सोसाइटी को अगर कोई भी हेल्प चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इसके ऊपर आप अपडेट्स कर सकते हो। यूथ और वल्नरेबल सेक्शन को इसमें टारगेट करा गया था। देन आती है आपकी ई ग्राम स्वराज, पंचायत को भी तो टारगेट करना पड़ेगा। भारत नेट आया, कनेक्टिविटी बनाई। बोलते तो हैं बार बार डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या मतलब है, सेंटर आएगा, देन आपकी स्टेट आएगी, देन पंचायत आएंगी, म्यूनिसिपैलिटीज आएंगी। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हमें पहुंचना भी तो पड़ेगा ग्राम पंचायत तक, वो कनेक्टिविटी मेंटेन रहे, इस वजह से हमने डिजिटलाइजेशन के स्टेप्स लिए। देन बड़ी सारी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई ताकि सारे अपने अपने तरीके से अपना काम करते रहे, पर कॉन्स्टिट्यूशन को बिना हर्ट करें। मतलब ऐसे ना हो कोई प्रोविजन आपने ऐसा ऐड कर दिया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की आपने डिसरिस्पेक्ट करी हो। जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये ऑडिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, जो भी रिपोर्ट इन्होंने तैयार करी होती है स्टेट के लिए वो गवर्नर को पकड़ा देते हैं, फिर गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लेके जाते हैं। सेम जो यूनियन के लिए बनाई होती है उसकी जो रिपोर्ट होती है वो प्रेसिडेंट के पास दे देते हैं, फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में जाके लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर डिबेट्स होती हैं कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च हुआ। तो कैग के बारे में आर्टिकल आ जाता है 148। ये जो मैंने अभी बोला कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देनी है, गवर्नर को रिपोर्ट देनी है, ये आपके आर्टिकल नंबर 149 में मेंशन है, ये भी ध्यान में रख लेना। उसके बाद आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन आपको मिल जाएगा आर्टिकल नंबर 324। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी आप इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह पढ़ते हो। खैर इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा देखी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दोबारा से। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं जिनको काम करवाते हैं, पर उसमें सेंटर की इंटरफेरेंस देखी गई। फिर याद करवाया गया कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। तभी तो जो
बेशक अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला कि जो आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको हम दोबारा से रिव्यू करेंगे, पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव की दोबारा से एक्टिव प्रेजेंस वहां पे मिलेंगी। एक टाइम पे एक जज थे भी जो सेंटर को बड़ा ज्यादा फेवर किया करते थे, इम्पीचमेंट करना पड़ा था, रिमूवल करना पड़ा था उसी रीजन की वजह से। क्यों? आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन होनी चाहिए। आफ्टर दैट यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल नंबर 315, आर्टिकल 315 के अंदर आपको मिल जाएगा। देन देयर इज फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आर्टिकल नंबर 280। फाइनेंशियल बिल के बारे में नहीं यहाँ पे बात हुई, फाइनेंशियल बिल कहाँ पे आता है? 117 आर्टिकल के अंदर आप फाइनेंशियल बिल के बारे में पढ़ते हो, ये बॉडी है फाइनेंशियल कमीशन। मनी बिल कौन से आर्टिकल में था? 110 एंड 109। 110 में डेफिनेशन है, 109 में प्रोसीजर है कि कौन कौन से बिल्स मनी बिल काउंट करे जाएंगे। चलो ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। इसके अलावा जो शुरू में मैंने आपको बताया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान्स बनाए जा रहे हैं। डीबीटी की प्रोसेस यहाँ पे बड़े ज्यादा टाइम से चलती आ रही है। मनरेगा इवन जब आया था तब से ये डीबीटी का कॉन्सेप्ट आप देखते हो। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो राशन है वो 4 रुपए 3 रुपए में भी मिलते हैं लोगों को, कईयों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं, वहां पे भी डीबीटी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। देन माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे सिटीजन की पार्टिसिपेशन रहती है पॉलिसी मेकिंग में। मतलब सिटीजन से पूछा जाएगा, फैक्ट लिखा होता है ना नीचे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कोई भी स्कीम आती है नीचे देखना एफएक्यू भी लिखा होता है, तो उसमें कुछ सवाल होते हैं जो शायद सिटीजन बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे आंसर करे जाते हैं। उसके बाद सेवोत्तम मॉडल, अच्छा ये जो सेवोत्तम मॉडल है ये हिमाचल वाले पेपर में बड़ा पूछा जाता है। वैसे तो 2-3 साल से नहीं पूछा गया, पर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च करा था, तो इसका मेन जो फोकस था वो यही था कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो थोड़े टाइम बाउंड भी रहें, जिस टाइम फ्रेम में उनको टारगेट दिया गया था उसको अचीव करें, और जो भी स्कीम आए सामने उसके लिए अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मॉडल आया था, सर्वोत्तम मॉडल। मतलब अगेन वही एथिक्स की जो आप वैल्यूज पढ़ रहे हो वही सारी इनकलकेट करनी थी जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव के अंदर काम कर रहे हैं, तो एथिक्स इन शॉर्ट यहाँ पे डेवलप करने थे। उसके बाद जुडिशियल एंड लीगल रिफॉर्म्स, अच्छा ठीक है, एक्सपांशन करी जाए ई कोर्ट्स की, ताकि जो केसेस हैं वो और ज्यादा रैपिड तरीके से सॉल्व हो सके। इवन कोविड-19 के बाद आपने देखा था बड़ी सारी प्रोसीडिंग्स वीडियो कॉल्स के थ्रू भी हो रही थी, पर जहां पे केस बड़े ज्यादा थ्रेटनिंग होते हैं, हीनियस होते हैं, वहां पे तो अभी भी ऑफलाइन ही चलती हैं चीजें, वो ऑनलाइन नहीं होती। उसके बाद अब ऑनलाइन थोड़े से कोर्ट्स हिचकते भी हैं, रीजन बिहाइंड डीप फेक्स आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी हैं, हमारे जो मार्शल्स हैं उन्हीं की कई बार डीप फेक बना दिए जाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दिखाई जाती है कि रियल इन्फॉर्मेशन ये थी और देखो डीप फेक में क्या बनाया गया, पाकिस्तान ने किया तो था पीछे जैसे हमारे साथ ही सेम चीज। तो मतलब डीप फेक्स जब से आए हैं तो थोड़ा सा जो स्टेप है अपने को वो देख के लेना पड़ता है। आफ्टर दैट डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस, तो जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है हमने इन चीजों के ऊपर फोकस करा। यहीं से आपका एक अमेंडमेंट भी आया था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। क्या आया था इससे? पंचायत। कौन से शेड्यूल में है पंचायत? शेड्यूल नंबर 11। और फिर 74th आया कि अर्बन एरियाज भी तो हैं, उनमें भी तो करना पड़ेगा। तो इसमें जो म्यूनिसिपैलिटीज की एंट्री हुई, और ये कौन से शेड्यूल में है? 12। तो ये शेड्यूल नंबर 12 और ये शेड्यूल नंबर 11। तो मतलब डिसेंट्रलाइजेशन पे तो हमने फोकस करा है। देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप होता है उसमें लोग बोलते हैं कि हमने एक कॉमन गोल के लिए काम करना है, कलेक्टिव लोन उठा लेते हैं, थोड़ी थोड़ी किश्तें उसकी भरते रहेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर भी आप देखते हो मल्टीपल हम स्कीम्स लेके आए। माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड एला भट्ट, हाँ, तो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड बाकी जितनी भी सोसाइटी के अंदर स्कीम्स आती हैं उनसे रिलेटेड ये चीजें सामने आई थी। आफ्टर दैट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। 2019 से इसको हमने शुरू किया था। 10 सेक्टर्स या की परफॉर्मर इंडिकेटर्स के ऊपर ये काम करते हैं, और इसमें छोटे छोटे और 58 इंडिकेटर्स होते हैं। मतलब 10 सेक्टर जो हेडिंग्स आप पढ़ोगे, 58 इंडिकेटर उनके अंदर जो सब हेडिंग्स पढ़ोगे, तो इनके ऊपर गुड गवर्नेंस इंडेक्स आता है। अब इन्होंने क्या किया, 2020 से 21 में जो टॉप परफॉर्मर्स थे उनको ग्रुप ए बी सी डी में डिवाइड कर दिया। मतलब ऐसे जरूरी नहीं होता ना कि एक ही स्टेट काम कर रही है, कई बार ड्रॉ भी हो जाता है मैच। तो इन्होंने बोला ग्रुप ए स्टेट जो है वो आई गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। ग्रुप बी स्टेट्स इन्होंने देखी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, और यूटी में सिर्फ एक दिल्ली आई थी। मतलब यहाँ पे ये गवर्नेंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो इन्होंने ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया। हाँ मतलब है तो, बट देखना भी पड़ता है ना वहां पे पॉपुलेशन कितनी है, तभी तो लिखा था 58 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे ये डिसाइड होगा। अब हुआ क्या कि ये जब ग्रुपिंग करी गई तो इससे क्या किया, फेयर कंपटीशन इमर्ज करवाया गया
है बाकी की स्टेट्स के लिए भी, कि आपके लिए एग्जाम्पल है। अब देखो अभी के लिए आपको यहाँ लखनऊ का स्टेट दिख रहा है, कहाँ पे है लखनऊ? यूपी का भी यहाँ पे रैंक नहीं आया। लखनऊ के लिए इंस्पिरेशन बना कि बाकी जब काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक और सिटी तो चलो आ ही गई यहाँ पे, मध्य प्रदेश तो है ही, वो तो इन्वॉल्व है ही, पर लखनऊ के लिए इंस्पिरेशन बनी कि हमारा नाम नहीं आया इन ग्रुप्स के अंदर, हमें भी आगे फेयर कंपटीशन करना है। लखनऊ ने भी फोकस करा, अपने जो डंपिंग साइट एरिया से उनके ऊपर काम किया। मल्टीपल इंडिकेटर्स होते हैं जिसके ऊपर ये गवर्नेंस देखी जाती है, जरूरी नहीं है सफाई होगी, मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडेड है। अब 58 इंडिकेटर्स हैं, उनको याद नहीं आपने करना, बड़े सारे इंडिकेटर्स है। ये एक शॉर्ट फॉर्म में आपको सारा का सारा गुड गवर्नेंस से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा। हाँ जी, ये इंदौर एंड लखनऊ दोनों है। और ये वाला जो है ये आपका गुड गवर्नेंस एंड उसके जो भी लैंडस्केप है इंडिया के अंदर जो आपने पीछे पढ़े उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मतलब पूरा आर्टिकल नहीं देखना होगा, इसको एक नजर मार लेना। ये देखो गिनी जो कॉफिशिएंट था इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, उसके ऊपर भी यहाँ पे दे रखा है डेटा। देन जुडिशियल डिलेज आज देखोगे तो 4 करोड़ प्लस पेंडिंग केसेस आपको मिलते हैं। पुअर अकाउंटेबिलिटी है, इनइफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग है, वो सारे आपके चैलेंजेस आगे, वो जो सारी प्रॉब्लम्स हमने पीछे डिस्कस करी। देन मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, आपने बोला सिटीजन चार्टर के साथ हम काम करते हैं, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच लेके चलते हैं, उसको और ज्यादा डिपेंड करने की जरूरत है। जन भागीदारी के नाम से आपने सुना होगा। आफ्टर दैट जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। एक प्रोग्राम आता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या थी कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है जो आज तक वल्नरेबल ही रहेगी, बाकी ग्रो करके वो रहेगी कहीं ना कहीं वल्नरेबल, उन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इन्होंने फोकस करना था, उसको और स्ट्रेंथन करा जाए। आरटीआई के ऊपर फोकस किया, आपने बोला कि आरटीआई जो है वो फेयर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लेके आती है, पर वो आरटीआई का आपने सेक्शन 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज जे पढ़ा था, उसमें देखा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का दायरा इतना ज्यादा कर दिया कि 90% जो क्वेश्चन होंगे आपके वो आंसर ही नहीं करे जाएंगे, आपके 10 रुपए वेस्ट। तो वो चीजें जो थी वो भी और ज्यादा स्ट्रेंथन हो, ऑडिट और ज्यादा फास्टर होने चाहिए। यहाँ पे तो 2 ही स्कीम्स पे हमने ज्यादा फोकस किया, जल जीवन मिशन एंड दूसरा था आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बाकियों की भी फटाफट से ऑडिटिंग होनी चाहिए। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स को फंड्स, फंक्शन एंड फंक्शनरीज, इनके ऊपर फोकस करो, एम्पावर करो, क्योंकि देखो करप्शन ऊपर से ही शुरू हो जाती है, नीचे तक चलती है। और एक चीज, टॉप डाउन अप्रोच ज्यादा यूज करी जाती है, अब टाइम आ चुका है बॉटम अप अप्रोच का। टॉप डाउन का मतलब आप ऑफिस में बैठे हो, एसी में बैठे हो, आपको नहीं है पता ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रहा है। फील्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, फील्ड वर्क अगर आप करोगे तो आपकी जो अप्रोच रहेगी वो कैसी रहेगी, बॉटम अप अप्रोच। आप पहले वहां जाओगे, वहां आपने देखा क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके बाद आप ऊपर की तरफ को चलोगे जो आपकी ऑफिशियल मैनेजमेंट आएगी। आफ्टर दैट प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करो, इनके ऊपर काम चल भी रहा है, जितने भी आपके पोर्टल्स हैं आज के टाइम पे उन्हें इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलो, प्रोमोट एथिकल गवर्नेंस, तो इन चीजों के ऊपर काम करने को बोला है। बाकी इंस्टीट्यूशनल वीकनेस क्या क्या है, जब आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आएगा अभी जनवरी में, पूरा जो जनवरी 2026 आ रहा है, 25 का डाटा वो लेके आएगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसमें हमारी रैंकिंग भी कुछ खास नहीं आती, बस पाकिस्तान और चाइना वगैरह के साथ कंपेयर हो जाते हैं। चाइना ठीक ठाक इंप्रूव करके आगे निकल गया, बांग्लादेश हो गया, ये हमसे पीछे रहते हैं, तो बस इतना देखते हैं कि ये पड़ोसी हमसे पीछे हैं, हम आगे निकल रहे हैं। एनीवेज, अकाउंटेबिलिटी, ये आपने आरटीआई एक्ट के अंदर देख लिया, अभी ये आर्टिकल कंप्लीट है, आप अगले आर्टिकल से ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल रेजिस्टेंस टू डिसेंट्रलाइजेशन, सेंटर के ऊपर अभी आपने आर्टिकल 240 के बारे में पढ़ा था, जहां पे चंडीगढ़ को बोला कि इसको सेंटर के अंडर ले आएंगे। तो ब्लेम क्या लगाया गया था स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स में, उसको ये खत्म करने की ट्राई कर रहे हैं, हर चीज को ही सेंट्रलाइज करने की ट्राई कर रहे हैं। और अभी आपने मेजर्स में पढ़ा कि जो लोकल गवर्नेंस है उसको भी एम्पावर करा जाए, तो मतलब ये तो बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट्स होगी। एक तरफ आप सारी चीजों को सेंट्रलाइज कर रहे हो, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि जो लोकल गवर्नेंस है उसे और ज्यादा एनकरेज करो, तो ये प्रॉब्लमेटिक आ जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी आपको दिखाई देगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, इसको लिखने की ट्राई करना, 250 वोट्स का है।